दहशतगर्द एक ऐसे नौजवान की दास्तान जिससे बचपन में जायदाद, ऐशो आराम, अपनों का प्यार, रिश्ते छीन लिए गए। हालात के चुंगल में फंसकर वो जुराइम की दुनिया में दाखिल हुआ। मुहिब वतन होते हुए मुल्क दुश्मन करार दिया गया। इंडिया गया तो कदम कदम पर मौत ने घेरा, मगर उसने इंडिया में इंडिया की बैंड बजाए रखी। दास्तान की तरफ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करके अपनी मोहब्बत का सबूत दें। एक दिल हिला देने वाली दास्तान, दहशतगर्द। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दहशतगर्द कहानी, दहशतगर्द की किस्त नंबर 2। तो नाजरीन, शुरू करने से पहले मैं गुजारिश करूंगा कि आप प्लीज़ मेहरबानी करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जाकर घंटी के निशान को क्लिक करें और उसे आल पर यस कर दें, ताकि हमारी आने वाली तमाम इकसात आपको बर वक्त मिलती रहें। तो चलते हैं कहानी की तरफ। मेरे दादा जान कह रहे थे कि तू 4 जमातें पढ़कर समझती है कि मलकों की बरादरी करेगी, यहाँ से निकल जा। यहाँ से उन्होंने अम्मा को बुरी तरह धुतकार दिया। मेरी उम्र उस वक्त मुश्किल से 7 बरस होगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि दादा जान अम्मा पर नाराज़ क्यों हो रहे हैं। मैंने आगे बढ़कर कहा, दादा जान, मैं। जवाब में मेरे मुंह पर जनाटेदार थप्पड़ पड़ा। चटाह की आवाज़ कमरे में गूंज कर रहेगी। इस थप्पड़ की गूंज ने फिर जिंदगी भर मेरा पीछा न छोड़ा। दादा जान ने मेरा हाथ पकड़कर इतनी ज़ोर से धक्का दिया कि मैं कमरे के दरवाजे से होता हुआ बरामदे की दीवार से जा टकराया। मेरा सर बुरी तरह दीवार से टकराया। दूसरे ही लम्हे हर चीज़ सुर्ख हो गई। फिर मेरी आंखें सर से बहने वाले खून की वजह से बंद होने लगी। किसी ने बढ़कर मुझे थाम लिया। इसी वक्त घोड़े की टापों की आवाज़ सुनाई दी। तांगा शायद घर के बाहर ही रुका था। मैंने अपने कान बाहर की आवाज़ों पर लगा दिए। मैं ज़रा से खटके से भी उछल पड़ता था। मुझे ये सोचकर हंसी आई कि मेरी ज़ात से कितने लोगों को फ़ायदा पहुंच सकता है। पाकिस्तान में मेरी गिरफ्तारी पर भारी इनाम था और भारत में भी 2 दिन पहले मेरी फ़र्द जुर्म में इजाफा हो गया था। मैंने इलाहाबाद के एक बड़े पुलिस अफसर को सरेआम गोली मार दी थी। यूँ पुलिस मेरे खून की प्यासी हो रही थी। कई अफराद मेरे इस जुर्म के गवाह थे। अचानक सीढ़ियों पर एक ऐसी आवाज़ उभरी जिससे कोई ऊपर आ रहा हो। क्या ज़रूरत थी उसे ऊपर आने की? अच्छे मियाँ की आवाज़ आई। मैं सिकंदर भाई के लिए नाश्ता लाया था। मुझे देखकर वो भी ऊपर आ गए। इकबाल ने जवाब दिया। फिर अच्छे मियाँ चौंक कर बोले। फिर मैं सीधा ऊपर वाली छत पर चला गया और इनसे कहा कि मैं छत पर नाश्ता करूँगा। इस इनवार से बहुत ज़्यादा होशियार रहने की ज़रूरत है। इकबाल अच्छे मियाँ ने कहा। ये कमबख्त सिर्फ नाम का ही मुसलमान है। वो बातें करते हुए इसी कमरे के दरवाजे पर आ पहुँचे जहाँ मैं छुपा हुआ था। दरवाज़ा खोलो, अच्छे मियाँ ने कहा। ताले में चाबी घूमने की आवाज़ आई। फिर दरवाज़ा आहिस्तगी से खुल गया। अच्छे मियाँ कमरे में निकल आए तो इकबाल दरवाजे से ही लौट गया। सिकंदर साहब, मुझे अफसोस है, मैं आपको बताए बगैर चला गया। असल में मेरे पास इतना वक्त ही नहीं था, अच्छे मियाँ ने कहा। मुझे इकबाल ने बताया था कि आप 2-4 दिन के लिए गए हैं। हाँ, काम तो मेरा वक्त तलब था, मगर आपके ख्याल से जल्दी वापस आ गया। फिर वो झिझकते हुए बोले, वो दरअसल अब यहाँ के हालात भी साजगार नहीं रहे, इसलिए मैं जानता हूँ। मैंने उनकी बात काट दी। आपके कज़न यहाँ आए हुए हैं, वो शायद पुलिस में हैं। इसके अलावा कुछ और लोग भी शुबे में मुब्तला हो गए हैं। अच्छे मियाँ ने आहिस्ता से कहा। दुकानदार फजलदीन भी आपके बारे में क्रेद कर पूछ रहा था। ठीक है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, मैंने जल्दी से कहा। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपके ख़ानदान पर कोई आफत आए, मगर यहाँ से आप जाएंगे कहाँ? मुझे अच्छे मियाँ मुझसे नज़रें नहीं मिला रहे थे।
इतनी वसी दुनिया है। मैंने कहा मैं कहीं भी चला जाऊंगा, ठहरें मुझे कुछ सोचने दें। अच्छे मियाँ पुरख्याल लहजे बोले, आप परेशान मत हो। मैंने कहा आपने पहले ही मेरी वजह से बहुत सा खतरा मोल लिया है, मैं कहीं भी चला जाऊंगा, मैं आपको बेयादरो मददगार नहीं छोड़ सकता। अच्छे मियाँ ने कहा आपने मेरी वजह से अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाई है तो मेरा भी तो कुछ फ़र्ज़ बनता है। मैंने कहा और मेरी जान क्या? मैंने तल्ख लहजे में कहा मैं तो उन लोगों में से हूँ जिनके नाम सुर्ख रोशनाई से काट दिए जाते हैं, जिनके मरने पर जश्न मनाए जाते हैं, लोगों की तरक्कियाँ होती हैं, इनामात मिलते हैं, मेरी फ़िक्र क्यों करते हो? अच्छे मियाँ नहीं सिकंदर साहब। अच्छे मियाँ जज्बाती हो गए, मैं इतना आसान फरामोश नहीं हूँ, मुझे ज़रा सोचने दे। दरवाजे पर खफीफ सा खटका हुआ तो मैं बुरी तरह फुदक गया। दूसरे ही लम्हे मुझे इकबाल का चेहरा दिखाई दिया। वो हमारे लिए चाय लेकर आया था। मैंने अच्छे भाई को चाय का कप देते हुए कहा भाईजान वो एहसान भाई आए हैं। अच्छे मियाँ ने चौंक कर उसे देखा, फिर बोले ठीक है इन्हें बिठाओ मैं भी आ रहा हूँ। उसके जाने के बाद अच्छे मियाँ कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले बस आपका काम हो गया सिकंदर साहब। मैं समझा नहीं। मैंने कुछ ना समझते हुए पूछा मैं अभी आता हूँ। और अच्छे मियाँ उठ खड़े हुए। उनका चेहरा किसी ख्याल के तहत दमकने लगा था। फिर वो उजलत में बाहर निकल गया। उनके जाने के बाद मैंने इन्हीं के बारे में सोचता रहा। वो अजीब मस्त मौला किस्म के आदमी थे। गो कि मैं इन्हीं की वजह से मुसीबत में फंसा था, मगर अपना काम निकल जाने के बाद कौन किसी का ख्याल करता है। उनकी जगह कोई और होता तो ये मालूम होते ही कि मैं भारतीय पुलिस और राह को मतलूब हूँ, फ़ौरन पीछे हट जाता। उन्होंने गुज़श्ता 2 रोज़ से मुझे अपने घर में छुपा रखा था। इलाहाबाद की पुलिस कुत्तों की तरह मेरी बहुत सूंघती फिर रही थी। इलाहाबाद का ये कस्बा कनारी जहाँ इस वक्त मैं मौजूद था मुसलमानों का घर समझा जाता था। इस कस्बे की 90% आबादी मुसलमान थी। कस्बे के कुछ ही लोग खुशहाल थे। अचानक दरवाज़ा खुला और अच्छे मियाँ अंदर आ गए। उनके साथ दराज कद और मजबूत हाथ पैरों का एक नौजवान भी था। उस नौजवान की उम्र 25 साल के लगभग होगी। शादा पेशानी और घने से बालों वाला सुर्ख सफ़ेद लड़का मुझे पहली नज़र में ही अच्छा लगा। उसकी आंखों में जहानत की चमक थी। अच्छे मियाँ ने आगे बढ़ के कहा सिकंदर ये हमारे दोस्त एहसान हैं। इनकी आमद इस वक्त गोया ताइदे गैबी है। फिर वो एहसान से मुखातब हुए, ये हैं सिकंदर साहब जिनका मैंने तज़किरा किया था। एहसान ने आगे बढ़कर नहायत गर्मजोशी के साथ मुझसे मुसाफा किया और बोला मैं गायबाना तौर पर तो इनसे वाकिफ़ हूँ। उन्होंने तो 2 ही दिन में इतनी शोहरत कमा ली है जो हम बरसों में न कमा पाए। एहसान ने आगे बढ़कर नहायत गर्मजोशी के साथ मुझसे मुसाफा किया और बोला मैं गायबाना तौर पर तो उनसे वाकिफ़ हूँ। वाह वाह। अच्छे मियाँ कहते रहे, इसे आप शोहरत कहते हैं? मैंने हंस कर कहा बदनामी कहिए बदनामी। आपने पढ़ा नहीं यहाँ का प्रेस मुझे क्या कह रहा है? जिस मुसलमान को यहाँ का प्रेस बुरा कहे वो तो असल में अच्छा आदमी होता है। वो फिर ज़रा तवक्कुफ़ के बाद बोला मेरा ख्याल है इस बंद कमरे में रहते रहते आप भी बोर हो गए होंगे। मैं आज रात आपको यहाँ से निकाल लूँगा। मैंने अच्छे भाई से भी कहा था कि कि आपसे भी मैं कहूँगा ख्वाह मेरी वजह से मुसीबत में ना पड़े। मेरा क्या है, किसी तरफ निकल जाऊँगा। नहीं सिकंदर साहब ऐसा कैसे हो सकता है? एहसान ने पुरितमाद लहजे में कहा हम लोग यहाँ अक़लियत में ज़रूर हैं मगर इतने भी बेबस नहीं हुए कि अपने मेहमानों की हिफाजत न कर सकें। बस आप तैयार रहिएगा, आज रात मैं किसी भी वक्त आपको यहाँ से ले जाऊंगा। उठ खड़ा हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए अच्छे मियाँ बोला मैं आपको चंद घंटे मज़ीद सिकंदर साहब की हिफाजत करना पड़ेगी। फिर एहसान मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और अच्छे मियाँ के साथ कमरे से बाहर निकल गया। इन लोगों के अपनाइयत भरे सलूक और बेख्तियार मेरी आंखें में आंसू आ गए। रोते नहीं हैं बेटा, कामी बेटा रोते नहीं हैं। नाना जी ने मेरे चेहरे से खून साफ करते हुए कहा तो मलकों की औलाद है बेटा, तेरी आंख में आइंदा आंसू ना आए। उन्हों मलकों की औलाद। अम्मा ने मुंह बनाकर कहा मलक उसे अपनी औलाद कब मानते हैं बाबा? उनके ना मानने से क्या खून का रिश्ता तब्दील हो जाएगा? फिर नाना जी मुझसे बोले चल बेटा तू तांगे में बैठ। मैं उचक कर तांगे में नाना जी के साथ बैठ गया।
अम्मा पिछली सीट पर बैठ गई। घोड़ा नाना जी के एक इशारे पर चलने लगा। इस वक्त हल्का हल्का अंधेरा फैल रहा था और गांव के बेशतर घरों में चिराग रोशन हो गए थे। नाना जी गांव वहाँ से 4-5 मील दूर था। वो इलाका भी दादा जान की जागीर में था। हम गांव के दूर से बाहर निकले तो अच्छा खासा अंधेरा फैल चुका था। जिस पगडंडी पर हम चल रहे थे वो 2-2.5 फरलांग जाने के बाद 2 शाखों में तकसीम हो जाती थी। वहाँ से एक रास्ता नाना जी के गांव की तरफ जाता था, दूसरा बड़े कस्बे की तरफ। 2 शाखा पर पहुंचकर नाना जी ने तांगे का रुख बड़े कस्बा की तरफ मोड़ा तो अम्मा अचानक चौंक कर बोली, इधर कहाँ जा रहे हो? बाबा, गांव का रास्ता तो ये है। मेरी याददाश्त इतनी भी खराब नहीं हुई है कुलसूम, नाना जी ने जवाब दिया। मैं भला अपने गांव का रास्ता कैसे भूल सकता हूँ? मैं इन्हीं रास्तों पर चलते चलते जवान से बूढ़ा हो गया हूँ मैं। फिर उसने कहा कि तुम किस तरफ जा रहे हो बाबा? माँ ने पूछा। मैं हैरत से नाना जान को देख रहा था। जानते बूझते वो गलत रास्ते पर क्यों जा रहे हैं? हम गांव नहीं जा रहे कुलसूम। मगर क्यों बाबा? अम्मा की आवाज़ में उलझन थी। मैंने मलक उस्मान और उसके बेटों की बातें सुन ली हैं, नाना जी ने कहा। वो लोग कामी की जान लेना चाहते हैं। कहा क्यों? अम्मा के गले से मुश्किल आवाज़ निकली। तू भी बहुत बोली है कुलसूम, नाना जी अफसरदगी से बोले। अरे कामी इस जायदाद में बराबर का हिस्सेदार है। मलक उस्मान और उसके बेटे कब चाहेंगे कि जायदाद का बंटवारा हो? बाबा, कहते तो तुम ठीक ही हो, अम्मा ने सहमे हुए लहजे में कहा। मगर अब कहाँ जा रहे हो? मैं ये इलाका छोड़कर जा रहा हूँ। ना हम यहाँ रहेंगे, ना कामी की ज़िंदगी खतरे में पड़ेगी। ये बात बहुत दिन बाद मेरी समझ में आई थी कि नाना जी और अम्मा इतने खौफजदा क्यों थे। मुझे हैरत होती है कि दादा जान से खौफजदा हैं। वो भला इन्हें क्यों नुकसान पहुंचाएगी? नाना जी सारी रात चलते रहे थे। मैं तो थक कर कुछ ही देर बाद सो गया था। फिर जिस वक्त मेरी आंख खुली मुझे नीले आसमान पर चमकते हुए सितारे ही दिखाई दिए। अगली सुबह हम एक छोटे से गांव में पहुंचे थे। तांगे के चोलों से मैं तो बुरी तरह थक गया था। मेरा ख्याल था कि हम इसी गांव में रहेंगे। नाना जी हमें तांगे में ही छोड़कर कहीं चले गए थे। फिर तांगे से उतार कर उन्होंने हमें एक घर में भेज दिया था। वो घर मुझे ज़रा पसंद नहीं आया था। वहाँ 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। लड़का तकरीबन मेरे बराबर था, लड़की इससे कुछ छोटी थी। इस दोनों नहायत गंदे कपड़े पहन रखे थे और मुझे देखकर मुसलसल की करके हंस रहे थे। वहाँ एक औरत भी थी। फिर नाना जी बूढ़े से एक आदमी के बारे में पूछा और उसके साथ अंदर दाखिल हुए। इनकी बातों से मुझे कुछ अंदाज़ा न हो सका वो क्या बातें कर रहे हैं। इतना ज़रूर मालूम हो गया कि वो बूढ़ा आदमी नाना जी का बहुत पुराना दोस्त है। वो नाना जी का नाम ले रहा था और गांव में नाना जी के दोस्त ही उसका नाम लिया करते थे। मैं ये कह रहा हूँ खैर मोहम्मद कि तू यहाँ भी महफूज नहीं है, नाना जी के दोस्त ने कहा। मलक साहब के आदमी यहाँ भी आ सकते हैं। मैं यहाँ हमेशा के लिए रहने नहीं आया हूँ, नाना जी ने कहा। मैं तो बस मेरा घोड़ा तांगा बिकवा दे, कुछ पैसे हाथ में आए तो मैं लाहौर या गुजरात की तरफ निकल जाऊँगा। नहीं नाना जी, मैंने जल्दी से कहा, ये घोड़ा मत बेचें बेटा, हम बड़े शहर की तरफ जा रहे हैं, वहाँ तांगे नहीं चलते हैं, नाना जी ने जल्दी से कहा। यह तो मुझे बाद में मालूम हुआ था कि नाना जी ने मुझे बहलाने के लिए झूठ बोला था। इतने में एक आदमी भागता हुआ अंदर आया और वहशत ज़्यादा लहजे में बोला, चाचा जी, जीप में कुछ बंदे आए हैं। वो चाचा खैर मोहम्मद का पूछ रहे हैं। नाना जी घबरा कर खड़े हो गए। फिर तूने क्या कहा बेटा? मैंने उनसे कह दिया कि मैंने किसी खैर मोहम्मद को नहीं देखा, वो अब दूसरे लोगों से मालूम कर रहे हैं। बाबा, आपका घोड़ा तांगा कहाँ है? अम्मा ने घबरा कर पूछा। घोड़ा तो मैंने फजलदाद के बाड़े में बांध दिया था। फिर वो कुछ सोचकर बोले, कुलसूम बेटा, तू कामी को लेकर यहाँ से चली जा। बेवकूफ़ी की बातें मत करो खैर मोहम्मद, नाना जी के दोस्त ने झंझला कर बोले। कुलसूम उसे लेकर कहाँ जाएगी? तुम घबराओ मत, अल्लाह खैर करेगा। फिर वो ज़रा तवक्कुफ़ के बाद बोले, तुम लोग पिछले दरवाजे से नूर मोहम्मद के घर चले जाओ। मलक सुल्तान के आदमियों ने अगर किसी से पूछा भी तो वो यही बताएगा कि तांगे वाला करामत के घर आया था। मैं इनसे कह दूंगा कि वो घंटा 2 घंटा आए ज़रूर थे, मगर
चले गए। जाओ तुम चले जाओ, सकीना तुम्हें नूर मोहम्मद के घर ले जाएगी। सकीना इस औरत का नाम था जो कुछ देर पहले अम्मा से अनसंस कर बातें कर रही थी। अचानक अजान की आवाज़ गूंजने लगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैंने चौंक कर इस रोशनदान में से आसमान देखने की कोशिश की, मगर वहाँ एक मलगजा अंधेरा फैलता जा रहा था। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया था और अब शाम हो गई थी। भूख के मारे मेरा दम निकला जा रहा था। अंधेरे में मुझे वहशत सी होने लगी थी। मच्छरों ने काट काट कर मेरा बुरा हाल कर दिया था। मुझे अब इस कमरे में बंद आज तीसरी रात आ गई थी। मैं अंधेरे में बैठा आंखें फाड़ता रहा। तारीकी में इंसान और कर भी क्या सकता है। मुझे यूं ही बैठे बैठे न जाने 1 घंटा गुजर गया था या 2 घंटे, मुझे कुछ एहसास नहीं था। अपनी घड़ी तो बहुत पहले ही मैंने एक भारतीय बाशिंदे को बेच दी थी। वहाँ लोग इम्पोर्टेड चीज़ों को तरसते थे। घड़ी मुझे अच्छी खासी कीमत मिल गई थी। तो मेरे दोस्तों, किस्त नंबर 2 के इख्तिताम पर मैं गुजारिश करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करके मेरी मेहनत और अपनी मोहब्बत का सबूत दें। इंशाल्लाह मिलेंगे किस्त नंबर 3 में। खुदा हाफिज़।